हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, हमारे कंप्यूटर के लास्ट सेशन में हम लोगों ने पेज लेआउट टेप और इंसर्ट टेप कंप्लीट कर ली थी। यानी हमने एक्सेल में 3 टेप कंप्लीट कर ली है। होम टेप के बारे में पढ़ लिया है, इंसर्ट टेप के बारे में पढ़ लिया है और पेज लेआउट टेप के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला टेप। तो जो फॉर्मूला टेप पढ़ने वाले हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक्सेल के अंदर जिसका सबसे ज्यादा रोल है भाई फॉर्मूलाज का, फंक्शंस का, उन्हीं से संबंधित ये टेप है ना। तो इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे फंक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस आते हैं और उनके यूज क्या है, वो सब कुछ हम लोग हमारे पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा करके। मतलब फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में पढ़ा दिया है, फंक्शंस भी मैंने पढ़ा दिए हैं। और फंक्शंस में मैं बात करूं तो जैसे हम लोग कौन कौन से फंक्शंस पढ़ चुके हैं ना, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, अर्थमेटिक फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। साथ ही साथ में हमने सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ये कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा हमने लॉजिकल फंक्शन की बात थी, तो लॉजिकल फंक्शन हम इस वाली क्लास में, इस वाले सेशन में देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस को। इसके अलावा हमने सारे टेक्स्ट फंक्शंस देख लिए, हमने डेट एंड टाइम वाला फंक्शंस देख लिया, डेट एंड टाइम फंक्शंस हमने देख लिए। तो ऐसे करके लगभग हम सारे फंक्शंस देख चुके हैं। बस लॉजिकल फंक्शन जो बच गए थे उनके बारे में मुझे आपको यहाँ पे इस वाले सेशन में बताना है। ठीक है, तो देखो, फॉर्मूला टेप यानी फॉर्मूला से संबंधित कोई भी कार्य करना है या हमें पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज करने हैं, तो उसका ऑप्शन हमें फॉर्मूला टेप के अंदर ही मिलेगा। इस फॉर्मूला टेप के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ब्लॉक होता है फंक्शन लाइब्रेरी। कौन सा ब्लॉक होता है भाई? फंक्शन लाइब्रेरी। ये जो फंक्शन लाइब्रेरी होता है, इसमें पहली कमांड जो होती है इंसर्ट फंक्शन। जब आप इस इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होती है। उस लिस्ट में आपको पहले से प्री डिजाइंड फॉर्मूला मिलेंगे और एक्सेल के अंदर ये प्री डिजाइंड फॉर्मूला ही क्या कहलाते हैं भाई? फंक्शंस कहलाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जब हमने एक्सेल स्टार्ट किया तभी हमारी इन पे चर्चा हो गई, क्योंकि ये मेन है और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस पे हमारी पहले चर्चा हो गई। तो इस इंसर्ट फंक्शन वाले विजार्ड में आपको पहले से प्री डिजाइंड फॉर्मूला मिलेंगे, जिसका यूज आप एक्सेल में गणना करने हेतु कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको कोई फॉर्मूला चाहिए, तो वो फॉर्मूला पहले से या वो फंक्शन आपको पहले से प्री डिजाइन इसमें मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में बात करते हैं। तो यहाँ देखो, ऑटो सम का ऑप्शन है। ऑटो सम का मतलब है कि अगर आपको एक से दो शीट की एक साथ डाटा का मतलब योग करना है, तो ऑटो सम वाले ऑप्शन से आप उसको कर सकते हो। और ऑटो सम का मतलब ये भी होता है ऑटोमेटिकली सम हो जाता है, योग हो जाता है। यानी आपने सेल रेंज डाल दी और सेल रेंज डालने के बाद में डाटा का ऑटोमेटिक योग हो गया, कुल हो गया, उसका सम हो गया। चलिए, उसके बाद में देखो नेक्स्ट कमांड यहाँ आती है रिसेंटली यूज। रिसेंटली यूज ये जानने के लिए, ये कमांड ये जानने के लिए यूज की जाती है कि अभी हाल ही में आपने इस एक्सेल की जो ये आपकी वर्कशीट है और इस वर्कशीट के डाटा के साथ में अभी हाल ही में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला लागू किया है, वो देखने हेतु हम जो है रिसेंटली यूज वाली कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली यूज का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, अब उसके बाद देखो यहाँ पर फंक्शंस आ रहे हैं, तो कुछ है फाइनेंशियल फंक्शन। ये फाइनेंशियल फंक्शन को लेके इससे कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं होता है। बाकी फाइनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं जो कि बैंक से संबंधित है कि भाई किस्त कितने महीने की दी जाएगी, इसमें क्या रेट ऑफ मतलब वो है ना, तो दर के बारे में बताना। ऐसे टाइप के फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल में, पर ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं इसको नहीं यहाँ पे नहीं बताने वाली। ठीक है, तो फाइनेंशियल फंक्शन में भी आपको कुछ प्री डिजाइन फाइनेंशियल फंक्शन मिलेंगे जिसका यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है लॉजिकल फंक्शन, जिसपे अब अभी अपन पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शन क्या है ना, लॉजिकल फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट फंक्शन जो है, हमारी जो क्लासें हुई है उन क्लासेस में हम इन टेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे टेक्स्ट की लेंथ ज्ञात करना, टेक्स्ट की लेंथ ज्ञात करना, साथ ही साथ में हमने देखा था कि टेक्स्ट को अगर अपर केस में लिखना हो, टेक्स्ट को अगर लोअर केस में लिखना हो, तो ये टेक्स्ट फंक्शन जो है इन सब के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है,
उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे प्रॉपर की बात हुई, भाई प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर आ जाए तो वो प्रॉपर फंक्शन हो गया। अपर में हम सारे अपर लिखते थे, लोअर में हम सारे लोअर। राइट साइड से अगर किसी टेक्स्ट को प्रिंट करना है, लेफ्ट साइड से किसी टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो ये सारे फंक्शंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो डेट एंड टाइम फंक्शन, ये नेक्स्ट कमांड आती है डेट एंड टाइम फंक्शन की, को भी हम लोग है ना पढ़ चुके हैं डेट एंड टाइम फंक्शन में। और इसमें मैंने बताया भी था कि भाई जो नाउ और टुडे वाले फंक्शन है वो आपको स्पेशल याद रखने हैं, कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो नाउ या टुडे वाले फंक्शंस को लेके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन लाइब्रेरी में सारे पहले से बने हुए प्री डिफाइंड प्री डिज़ाइन फंक्शंस है, जिनका यूज़ हम एक्सेल में गणना करने हेतु कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसको, भाई लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके आगे के जो भी ब्लॉक है उसको देखेंगे। तो देखो लॉजिकल फंक्शन की बात करें तो लॉजिकल फंक्शन, पहली चीज़ तो इसका एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं ये शर्त पे आधारित होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी तो ये कंडीशन बेस्ड होते हैं लॉजिकल फंक्शन। पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे कि कंडीशन बेस्ड होते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं, इसलिए कंडीशन के आधार पे ही इसका हम आंसर निकाल पाएंगे। अब लॉजिकल फंक्शंस होते कौन कौन से हैं, देखो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पहला एक लॉजिकल फंक्शन आता है, उसको हम कहते हैं इफ फंक्शन। क्या कहते हैं भाई, इफ फंक्शन। ये जो इफ फंक्शन है ये कैसे काम करेगा, इस फंक्शन में क्या होता है कि जो कंडीशंस दी गई होती है, अगर दी गई कंडीशन सही है तो परिणाम के रूप में पहला स्टेटमेंट आता है, और अगर दी गई कंडीशन गलत है तो फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है। समझ गए आप बात, कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी जाएगी, अब वो दो कंडीशन है, मतलब वो जो कंडीशन दी गई है उसका वो कंडीशन अगर सही है तो आपको आंसर में पहला ही स्टेटमेंट देना है, और अगर वो कंडीशन गलत है तो फिर आंसर में जो है वो दूसरा स्टेटमेंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली चीज, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए मैं बताती हूँ। एक एग्जाम्पल अपन ने लिखा कि इफ और फिर अपन ने ब्रैकेट में हमारे को एक कंडीशन दी है 5 स्मॉल देन 35 या 5 इक्वल, है ना, दो कंडीशन यहाँ पे चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ये लीजिए, ये देखो ये लिख दिया अपन ने। चलो अब यहाँ पर कि ये कंडीशन दे दी है, इस कंडीशन के बेस पे आपको आंसर निकालना है, कंडीशन के बेस पे आपको आंसर निकालना है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिख रही हूँ, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम के किसी क्वेश्चन में ऐसे ट्रू फॉल्स हो सकता है यहाँ पे यस नो हो, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हो हेलो, यहाँ लिखा हुआ हो वर्ड। ठीक है, ये दो आंसर्स के रूप में आपको ऐसी शर्तें दे सकते हैं। अब ध्यान से समझना, भाई इफ फंक्शन क्या करेगा, अब यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है, एक नहीं दो कंडीशन दे रखी है, इसमें हमें कंडीशन को देखना है, पहली कंडीशन को। अगर पहली ही कंडीशन हमारी सही हो जाती है तो हमें क्या करना है, पहला ही स्टेटमेंट दे देना है। लेकिन अगर हमारी पहली ही कंडीशन गलत है तो फिर हम क्या करेंगे भाई, फिर हम क्या करेंगे भाई, पहली कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर स्टेटमेंट भी कौन सा आना है, गलत वाला ही आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 छोटा है 35 से, पहली कंडीशन क्या दे रहा है कि भाई 5 छोटा है 35 से, तो बिल्कुल 5 छोटा है 35 से। ठीक है, अभी हमारी पहली ही कंडीशन हमने देखी और पहली ही कंडीशन के बेस पे हमें यहाँ पे आंसर दे देना है। तो पहली कंडीशन क्या है भाई, सही है, सही है, तो यहाँ आंसर में कौन सा स्टेटमेंट आएगा भाई, यहाँ पे दो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे आंसर में कौन सा स्टेटमेंट आएगा, पहला स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि इफ फंक्शन के लिए मैंने कहा कि इस फंक्शन में दी गई कंडीशन सही होने पर, यहाँ पहले लिख लेते हैं अपन, है ना, तो लिख लो यहाँ पे कि इस फंक्शन में दी गई कंडीशन, इस फंक्शन में दी गई कंडीशन सही होने पर परिणाम के रूप में पहला स्टेटमेंट आएगा, थोड़ा इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं अपन, पहला स्टेटमेंट आएगा, अन्यथा गलत होने पर
गलत होने पर दूसरा स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, चलिए, तो भाई ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ जो कंडीशन दी गई होगी उसमें अपन को पहली कंडीशन चेक कर लेनी ना, और हो सकता है कि एग्जाम में एक ही कंडीशन दे, लेकिन हम दो कंडीशन के एग्जाम्पल को लेके साथ में चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा क्या था भाई, क्वेश्चन था हमारा इफ 5 लेस देन 35, है ना, या इफ पहले दो कंडीशन दी हुई है, इफ 5 इक्वल 35। ठीक है, और यहाँ पर आपके स्टेटमेंट होंगे, तो स्टेटमेंट में जैसे हम एक नया ही शब्द स्टेटमेंट अलग तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये हेलो और ये वर्ल्ड। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट क्या है, हेलो, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वर्ल्ड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसको चेक करेंगे। अब याद देखो, क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है, पहली कंडीशन क्या है कि 5 छोटा है 35 से, है ना, तो भाई 5 छोटा है 35 से, बिल्कुल दिख रहा है। तो पहली कंडीशन जब अपन ने चेक की, तो पहली कंडीशन हमारी क्या निकल गई, सही। इसे क्या कहा कि दी गई कंडीशन सही होने पर, पहली कंडीशन देखना है ना, दो कंडीशन दी हुई है तो पहली कंडीशन से ही हमारा आंसर निकाल लेना है, और एक कंडीशन दी हुई है तो उसी कंडीशन के बेस पे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या हो गई, सही। तो पहली कंडीशन सही होने पर परिणाम के रूप में पहला स्टेटमेंट आएगा, तो परिणाम क्या आएगा भाई, ये हेलो आएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका आउटपुट या इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट या रिजल्ट आएगा हेलो। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे हमने लिया कि इफ जैसे हम ले लेते हैं 40 ग्रेटर देन या इक्वल 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पे स्टेटमेंट में जैसे दे दिया यस या नो, दो स्टेटमेंट दे दिए। अब देखो इसको चेक करें, इस क्वेश्चन की कंडीशन चेक करें, तो यहाँ पर देखो कि 40 बड़ा है 5 से। भाई ये कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बता रही है, पहली कंडीशन के कहने का मतलब यही है कि 40 ग्रेटर देन 5, यानी 40 बड़ा है 5 से। तो पहली कंडीशन देखी अपन ने, पहली कंडीशन क्या निकल गई, सही निकल गई। तो सही है तो पहला स्टेटमेंट आएगा, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर के रूप में क्या आएगा, या आंसर आ जाएगा आपका यस। क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कि इफ 50 लेस देन 5 या इक्वल 5। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपन ने लिख लिया। अब इसके स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एप्पल, और यहाँ लिख देती हूँ मैंगो। ठीक है, चलिए अब देखो कंडीशन चेक करते हैं। तो पहली कंडीशन देखो क्या है कि 50 छोटा है 5 से, तो भाई ये तो गलत हो गया ना, 50 छोटा हो ही नहीं सकता 5 से। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत। अब इफ के अंदर क्या था कि जो कंडीशन दी हुई है अगर वो सही होती है तो पहला स्टेटमेंट आंसर के रूप में आता है, और अगर दी गई कंडीशन गलत होती है तो फिर दूसरा स्टेटमेंट आंसर में आता है। तो यहाँ पर देखो दी गई कंडीशन सही है क्या, ये दी गई कंडीशन क्या है भाई, रॉन्ग है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आएगा भाई, ये दूसरा स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पर हम आउटपुट या रिजल्ट के रूप में क्या लिखेंगे, या इसका आंसर क्या आएगा, मैंगो आएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके की क्वेश्चंस बनेंगे इफ को लेके। ये है लॉजिकल फंक्शन जहाँ पे हमें कंडीशंस दी जाएगी, जहाँ पे हमें कंडीशंस दी जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे देखो, इस इफ के अलावा एक लॉजिकल फंक्शन और होता है का नाम है एंड फंक्शन। क्या नाम है भाई, एंड फंक्शन। अब देखो इफ के अंदर भी दो कंडीशन दी गई थी, एंड में भी दो कंडीशन दी जाएगी, लेकिन इफ में हम पहली कंडीशन को चेक करके अपना आंसर दे देते थे, है ना। लेकिन यहाँ एंड में क्या करना है, एंड में जो दो कंडीशन दी गई है दोनों कंडीशंस को चेक करना है। अगर दोनों कंडीशन सही होती है तो पहला स्टेटमेंट आंसर में आएगा, और अगर दोनों में से एक भी गलत होती है तो फिर दूसरा स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो पहले एंड के लिए अपन इसका लिख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो एंड फंक्शन में क्या होगा, ध्यान से सुनना कि इस फंक्शन में दो कंडीशन इस फंक्शन में दो कंडीशन दी जाती है। यदि यदि दोनों कंडीशन सही है, यदि दोनों कंडीशन सही है तो पहला स्टेटमेंट
पहला स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा। पहला स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा, ठीक है। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गलत है तो यहां लिख सकते हैं अन्यथा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि समझने वाली बात है कि अगर दोनों में से एक भी गलत आ गई है ना, या फिर दोनों सही हुई नहीं, एक सही या एक गलत हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा स्टेटमेंट आएगा। भाई शर्त क्या है, एंड फंक्शन की शर्त है कि जो दो कंडीशन दी गई है वो दोनों सही होनी चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट आंसर के रूप में आएगा, अन्यथा फिर दूसरा स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इफ फंक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा क्योंकि इफ फंक्शन में भी दो कंडीशन होती थी। फिर इसके बाद में एंड फंक्शन, और यहाँ पर अब ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से कि भाई ये जैसे मैंने लिखा कि 10 बड़ा है 5 से, एक कंडीशन मैंने ये दी थी। दूसरी कंडीशन मैंने लिखी 10 छोटा है 20 से, ठीक है। ये दो शर्तें दे रखी है मैंने, और यहाँ स्टेटमेंट भी मैंने कितने लिख रखे हैं, दो लिख रखे हैं, ट्रू और फॉल्स। क्या लिख रखे हैं, ट्रू और फॉल्स। अब ध्यान से समझना, एंड फंक्शन को जब अपने को चेक करना है तो एंड में क्या कहा कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सही है तो पहला स्टेटमेंट, तो चेक करते हैं। देखो पहली कंडीशन में बता रहा है कि 10 जो है वो बड़ा है 5 से, बिल्कुल है भाई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 10 से छोटा है 20 से, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन सही है, तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या आएगा भाई, ट्रू आएगा आंसर, ठीक है। और मैंने इसके आगे इफ लगाया है। अगर आप इफ से चेक करोगे, इफ में शर्त क्या थी, दो कंडीशन दी हुई है, लेकिन पहली कंडीशन को चेक करके हमें आंसर दे देना है। तो यहाँ पर देखो इफ में क्या 10 बड़ा है 5 से, कंडीशन सही है, तो आंसर क्या आना है, ट्रू ही आना है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा भाई, इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। क्या आ जाएगा भाई, ट्रू आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। चले आगे, या इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपकी सारी चीजें जो है अच्छे से मजबूत हो जाए। चलिए इफ एंड, और हमें अब क्या लिखनी है, दो कंडीशन लिखनी है। तो पहली कंडीशन 10 बड़ा है 8 से, ठीक है, ये कंडीशन लिख ली। कंडीशन मैंने लिखी 20 बड़ा है 40 से, और यहाँ पर मैंने लिखा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो एंड फंक्शन के हिसाब से हमें दोनों कंडीशन चेक करनी है। दोनों कंडीशन चेक करो। 10 बड़ा है 8 से, बिल्कुल सही है ऐसा, लेकिन यहाँ देखो 20 बड़ा है 40 से, ये कंडीशन गलत हो गई। तो यहाँ आंसर क्या आएगा भाई, जब दोनों कंडीशन गलत हो तो आंसर के रूप में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा भाई, फॉल्स आएगा। तो यहाँ आउटपुट के रूप में क्या आ गया, फॉल्स। क्या आ गया भाई, ये आपके आउटपुट या आंसर के रूप में आ गया फॉल्स। इस तरीके से ये एंड फंक्शन काम करता है। क्लियर हो गई। चलिए अब देखो इसके अलावा एक फंक्शन होता है और फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, और फंक्शन। अब ये और फंक्शन क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ शर्त है कि यदि दोनों कंडीशन सही हो, या दोनों कंडीशन सही हो तो पहला स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा, अन्यथा दूसरा। यदि दोनों में से एक कंडीशन सही हो, यानी ऐसे देखा जाए तो इफ की जैसे ही काम करेगा। दो कंडीशन दी गई है, और अगर पहली कंडीशन सही हो, पहली कंडीशन, दोनों कंडीशन, एक कंडीशन सही हो या दोनों ही कंडीशन सही हो, तो परिणाम के रूप में पहला स्टेटमेंट आएगा। ये चीज है। इसको कैसे समझेंगे, देखो इस तरीके से, पहले इसका लिख लेते हैं पहले ना। इसका इस तरीके से लिखेंगे कि भाई इस फंक्शन में, इस फंक्शन में दो कंडीशन, दो कंडीशन दी जाती है। फंक्शन में दो कंडीशन दी जाती है, ठीक है। यदि दोनों में, यदि दोनों में से, दोनों में से एक भी कंडीशन, एक भी कंडीशन, दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो, या दोनों में से एक भी कंडीशन सही हो, या दोनों ही कंडीशन, या दोनों ही कंडीशन सही हो, या दोनों ही कंडीशन सही हो, तो परिणाम के रूप में, तो परिणाम के रूप में पहला स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा भाई,
परिणाम के रूप में पहला स्टेटमेंट आएगा, अन्यथा दूसरा। यानी दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है या दोनों ही गलत है, तो फिर परिणाम क्या आ जाएगा भाई, दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा, तो अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। तो इफ फंक्शन था उसमें भी दो कंडीशन है, ये और फंक्शन है इसमें भी दो कंडीशन है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इतना सा है कि इफ फंक्शन में हम पहली कंडीशन को चेक कर लेते थे, दो कंडीशन दी हुई रहती थी, उसमें पहली ही कंडीशन को चेक किया और उसी के आधार पे हमने अपना आंसर दे दिया। मतलब पहली कंडीशन सही है तो पहला स्टेटमेंट, पहली कंडीशन गलत है तो दूसरा स्टेटमेंट। यानी वहां पर जो दूसरी कंडीशन दी गई है उसको देखना ही नहीं है, वहां तक जाना ही नहीं है, पहली कंडीशन के बेस पे ही हमें आंसर दे देना है। लेकिन यहाँ और फंक्शन में क्या कह रहा है कि और फंक्शन में दो कंडीशन दी गई होगी, इन दोनों कंडीशन को आपको चेक करना है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सही है तो आपको पहला स्टेटमेंट आंसर देना है, या दोनों ही कंडीशन सही है तब भी आपको पहला स्टेटमेंट देना है। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन गलत है देन आपको दूसरा स्टेटमेंट देना है। तो देखो ये अंतर है और इफ फंक्शन में। और एंड में क्या था, एंड में ये था कि यदि दो कंडीशन दी गई है और अगर दोनों ही कंडीशन सही है, दोनों ही कंडीशन सही होने वाली शर्त थी एंड के अंदर, दोनों कंडीशन सही है तो पहला स्टेटमेंट, और अगर दोनों में से एक भी गलत निकल गई तो फिर दूसरा स्टेटमेंट। तो ये डिफरेंस मालूम होने चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल देख ले अपन और का। तो देखो कि जैसे मैंने यहाँ लिखा इफ एंड, इफ एंड, या फिर जैसे और का है ना अपना, तो सॉरी इफ और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे कि दो कंडीशन बनाए अपन, तो जैसे कि 10 बड़ा है 7 से, और क्या लिख सकते हैं अपन, और लिख सकते हैं कि 10 का है 30 से। और यहाँ स्टेटमेंट में मैंने दे दिया मान लो यस एंड नो। चलिए अब देखो और फंक्शन में दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। पहली कंडीशन यदि 10 बड़ा है 7 से, पहली कंडीशन तो सही है। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 छोड़ा है 30 से, ये भी सही है। दोनों ही कंडीशन सही है तो ऐसी कंडीशन में स्टेटमेंट क्या आएगा भाई, पहला आएगा। तो यहाँ आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि इफ और जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 10 = 12, या मैंने लिखा 15 लेस देन 12, ये मैंने दो कंडीशन लिखी, ठीक है। और इसके भी आंसर की अगर हम बात करें तो लाइक जैसे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में दे दिए गए, ठीक है। अब आपको चेक करना है। देखो पहली कंडीशन क्या है भाई, पहली कंडीशन है कि 10 बराबर है 12 का, तो भाई ये तो गलत है, गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, ठीक है, रॉन्ग कंडीशन है। फिर कह रहा है कि 15 छोटा है 12 से, ये भी गलत है, दोनों ही कंडीशन गलत हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या आएगा भाई, दूसरा स्टेटमेंट आएगा। आउटपुट के रूप में हम क्या लेंगे, आउटपुट के रूप में हम लेंगे फॉल्स, क्या लेंगे भाई, फॉल्स लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इफ और एंड वाले फंक्शन काम में लेने हैं। अब एक एक अगर हम एक एग्जांपल आप इसका इस तरीके से देखो जिसमें दोनों में से एक गलत निकल जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या आएगा भाई, फॉल्स। उस कंडीशन में भी क्या आएगा आंसर, पहला स्टेटमेंट ही आएगा। चलो अब एक फंक्शन और बच गया लास्ट, वो है नोट फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, नोट फंक्शन। ये जो नोट फंक्शन है ये क्या करेगा, जो भी आपके एंड फंक्शन और फंक्शन के द्वारा जो आंसर आते हैं उनको रिवर्स करता है। रिवर्स का मतलब कि जैसे आपने एंड फंक्शन लगाया और आंसर आया ट्रू, तो नोट फंक्शन क्या करेगा, उस ट्रू को फॉल्स में चेंज करेगा। आंसर अगर फॉल्स हो तो उसको ट्रू में चेंज करेगा। तो एंड और फंक्शन के सही परिणाम को गलत, वे गलत परिणाम को सही में बदल देता है, वो होता है नोट फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लीजिए आप नोट फंक्शन, इसके लिए लिखो कि ये है एंड वे और फंक्शन के, एंड वे और फंक्शन के सही परिणाम को गलत परिणाम में, सही परिणाम को गलत परिणाम में, तथा तथा गलत परिणाम को गलत परिणाम को सही में बदल देते
है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है आपका नोट फंक्शन। अब एक एग्जांपल ले, जैसे कि एग्जांपल लिया अपन ने इफ, और फंक्शन हमने यूज किया है नोट, और नोट फंक्शन से पहले भी हमने कौन सा फंक्शन लगा रखा है, जैसे और, भाई लिखा है ना, और फंक्शन का भी रिवर्स कर देता है, तो और फंक्शन लिया और यहाँ हमने कंडीशन डाली कि भाई 10 जो है वो बड़ा है 5 से, एक कंडीशन ये डाल दी। दूसरा हमने डाल दिया कि 10 जो है वो इक्वल है 10 के, ठीक है, और इसका स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट में हमने डाल दिया जैसे ट्रू एंड फॉल्स ही डाल देते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर कौन सा फंक्शन चेक करना है, आपको फंक्शन चेक करना है और फंक्शन, क्या करना है भाई, और फंक्शन चेक। अब और फंक्शन में कंडीशन थी, दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन सही हो या दोनों कंडीशन सही हो तो पहला स्टेटमेंट आता है, और अगर दोनों ही कंडीशन गलत हो तो फिर आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो देखो और फंक्शन के अकॉर्डिंग, और फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इस वाले शर्त को देखें कि 10 बड़ा है 5 से, बिल्कुल बड़ा है भाई 10 5 से, और दूसरी शर्त है 10 बराबर है 10 के, ये भी दोनों सही है, दोनों सही है, तो स्टेटमेंट यानी परिणाम के रूप में हमारा कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए, पहला। ठीक है, तो परिणाम के रूप में स्टेटमेंट तो पहला आना चाहिए, लेकिन इस और फंक्शन से पहले भी कौन सा फंक्शन यूज किया गया है, नोट फंक्शन, तो यहाँ पर परिणाम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट भाई ट्रू की जगह क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड। तो यहाँ पे जो और की वजह से ट्रू आ रहा था, लेकिन नोट फंक्शन के कारण यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ऐसे ये जो नोट फंक्शन होता है ये एंड और का क्या होता है, रिवर्स होता है, मतलब उनके परिणाम को बदल देता है। तो भाई ये चार मेन लॉजिकल फंक्शन थे, यहाँ पर आपके सारे फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। और मैंने बता दिया है स्पेशल कि भाई डेट एंड टाइम में आपको टुडे एंड नाउ को स्पेशल याद रखना है। ऐसे ही मैंने आपको जब ये अर्थमेटिकल फंक्शंस करवाए थे तब मैंने कहा था राउंड वाले को आप अच्छे से याद करेंगे, स्टेटिकल फंक्शंस के अंदर आप सम एवरेज वगैरह इनको अच्छे से याद रख लेंगे। इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। स्पेशली लॉजिकल फंक्शन से थोड़ा हाई लेवल में पूछ लेता है, तो वो सारे फंक्शन आपको यहाँ पे बता दिए हैं। चले आगे, चलिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फंक्शंस सारे हो गए कंप्लीट। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला टेब में और कौन कौन सी कमांड हमें मिलती है। चलो तो देखो यहाँ पे कि फॉर्मूला टेब में जो ब्लॉक था हमारा फंक्शन वाला, उसमें हमने सारे फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक जो यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन थे वो बैंक से संबंधित है, तो इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आता है नॉर्मल एग्जाम में। चलो आगे बढ़ो, आगे देखो कि जो फॉर्मूला टेब है एमएस एक्सेल में प्री डिजाइन यानी पहले से डिजाइन किए हुए फॉर्मूला उपलब्ध रहते हैं, जिनका प्रयोग वर्कशीट में डाटा पर ऑपरेशन यानी गणना करने हेतु किया जाता है। इन पूर्व निर्धारित फॉर्मूला को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इन पूर्व निर्धारित फॉर्मूला को ही हम क्या कहेंगे भाई, फंक्शन कहेंगे। इसमें सबसे पहले कि जब आपको एक फंक्शन एक सेल में इंसर्ट करना हो, एक सेल में जब फंक्शन इंसर्ट करना, या तो सेल में इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज हम फंक्शन कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, जो हमारी फॉर्मूला बार थी, यहाँ अगर हमारे को एक फंक्शन इंसर्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। क्या होती है भाई, शिफ्ट प्लस F3। इसके माध्यम से इंसर्ट फंक्शन बॉक्स ओपन करके उसमें फंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कि भाई जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F3 करते हो ना, मतलब आपने MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, और उस समय आपकी एक्सेल की विंडो में आपके होम टैब ओपन है, लेकिन आपको याद आया कि मुझे यहाँ पर कोई फंक्शन यूज़ करना है, तो अब आप फॉर्मूला टैब पे जाके फिर इंसर्ट फंक्शन को ओपन करोगे, उसमें लगेगा समय। आपकी होम टैब ओपन है, लेकिन उसी समय आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट प्लस F3। क्या करोगे भाई, शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो आपकी वही वर्कशीट पर आपके इंसर्ट फंक्शन वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें पहले से ही कुछ प्री डिज़ाइंस फॉर्मूला होते हैं और उन फॉर्मूला को आप उस लिस्ट में से यूज़ कर सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए। समझ में आया ये बात? तो देख लिया आपने कि भाई होम टैब पे ये इंसर्ट फंक्शन वाला बॉक्स, इसमें क्या होते हैं, प्री डिज़ाइन फॉर्मूलाज होते हैं। चलो आगे चलिए। अब जो पहले से ही बने हुए फॉर्मूला है वही क्या कहलाते हैं, एक्सेल के अंदर फंक्शन कहलाते हैं। अब देखो
इसके अंदर फिर नेक्स्ट कमांड क्या थी, इस फंक्शन लाइब्रेरी में नेक्स्ट कमांड थी ऑटोसम। इसमें ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें यूजर डायरेक्ट काम में ले सकता है, जैसे कि सम फंक्शन हुआ, एवरेज फंक्शन हुआ, काउंट हुआ, नंबर फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम आदि। ये सब हमने पढ़े स्टैटिकल फंक्शन में। कुछ इसमें से स्टैटिकल फंक्शन है, कुछ इसमें से अर्थमेटिक फंक्शन है, तो ये आपको एक जगह ही मिल जाते हैं ऑटोसम फंक्शन में। ठीक है, तो ऑटोसम फंक्शन का कमांड का यूज करके हम इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिसेंटली यूज्ड, है ना, हाल ही में प्रयोग किए गए फंक्शन को प्रदर्शित करता है। तो हाल ही में आपने कौन सा फॉर्मूला अभी एक्सेल की वर्कशीट में लगाया है, तो उसके लिए हम रिसेंटली यूज वाले कमांड से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैथ फंक्शन। तो मैथ फंक्शन हम लगभग सब पढ़ चुके हैं, जिसपे आप लोगों ने देखो अर्थमेटिक पढ़े, स्टैटिकल फंक्शंस पढ़े, टेक्स्ट फंक्शंस पढ़े, सब कुछ पढ़ चुके हैं ना। इसमें से जो मेन मैथ फंक्शन है वो देखो एक बार फिर से, इसमें गणितीय गणनाओं से संबंधित फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालता है, जैसे कि स्क्वायर और ब्रैकेट में दिया है 25, तो इसका वर्गमूल क्या होगा भाई, इसका वर्गमूल होगा 5, यानी इसका स्क्वायर रूट होगा 5। तो ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट देखो ओड फंक्शन, जिसमें हमें क्या ज्ञात करनी है भाई, ओड में हमें विषम संख्या बतानी है, ब्रैकेट में हमें सम संख्या दी गई होगी, उसकी अगली हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो हम ओड फंक्शन का यूज करते हैं। और अगर ब्रैकेट में ऑलरेडी विषम संख्या दी गई है, तो परिणाम के रूप में वही विषम संख्या वहां पे वापस आएगी। तो ये फंक्शन दी गई सम संख्या के अगली विषम संख्या बताता है, और यदि दी गई संख्या ही विषम हो, जैसे पहला एग्जांपल देखो, दी गई सम संख्या के अगली विषम संख्या बताता है, ब्रैकेट में 4 सम संख्या दी गई है, इससे अगली विषम संख्या क्या होगी 5, तो परिणाम के रूप में क्या आएगा भाई 5 आएगा। फिर देखो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या विषम संख्या है, तो वही संख्या परिणाम के रूप में देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी ब्रैकेट में एक विषम संख्या दी गई है, तो परिणाम के रूप में भी क्या ही आएगी, वापस ये नो ही आंसर में आएगा। ठीक है, क्योंकि विषम से आगे विषम तो हम ज्ञात करेंगे नहीं। चलो आगे देखो, इवन फंक्शन, जिसमें हमें एक ब्रैकेट में विषम संख्या दी होती है, उसकी अगली हमें सम संख्या बतानी होती है। तो ये फंक्शन दी गई संख्या विषम संख्या के अगली सम संख्या बताता है, और यदि दी गई संख्या सम संख्या है, तो वही संख्या परिणाम के रूप में होगी। देखो इवन या ब्रैकेट में दी हुई है 5, 5 एक विषम संख्या है, तो इसकी अगली सम संख्या क्या होगी भाई 6 होगी, तो ये आ गई। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, तो इसमें देखो इवन और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10, 10 ऑलरेडी एक सम संख्या है, तो परिणाम क्या आ जाएगा भाई, परिणाम के रूप में ये 10 ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि सम संख्या ही है। इसकी अगली सम संख्या हम क्या बताएं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये थे हमारे मैथ फंक्शन। आगे देखो मोड फंक्शन, शेषफल ज्ञात करने हेतु ये फंक्शन किसी दी गई संख्या का शेषफल बताता है, जैसे कि मोड या 25 लिखा है और 10 लिखा है, तो पहले वाली संख्या में हमें किसका भाग देना है, दूसरी वाली संख्या। जब आप 10 का 25 में भाग लगाते हो, तो आपके पास में शेषफल के रूप में क्या आएगा भाई 5 आएगा। तो 25 का 10 में भाग देने के बाद में शेषफल आता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो एक शेषफल ज्ञात करने हेतु हम मोड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली आपके एक्सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि सारे फंक्शंस के यूजेस, उनके कार्य, है ना, कैसे उनको यूज कर सकते हो, उनके कार्य क्या है, वो सब कुछ हमने सारे पढ़ लिए फंक्शंस। अब इस एक्सेल में इतना कुछ नहीं बचा है, जैसे लाइक रिव्यू टेप बची है, व्यू टेप बची है, के अंदर क्या क्या कमांड होती है उनको हम देखेंगे, और लगभग हमारी ये जो है एक्सेल का भी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चले आगे देखो, अब फॉर्मूला टेब में ये फंक्शंस वाला काम हो गया। अब आगे बात करते हैं, एक फॉर्मूला टेब के अंदर जो 2 ब्लॉक और थे, थोड़ा उनको एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट ब्लॉक था डिफाइंड नेम्स, ये जो ब्लॉक है इसमें आप क्या कर सकते हो, चलो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है और हमें इतना ध्यान देना भी नहीं, छोड़िए यहाँ पे। ये कैलकुलेशन वाले ब्लॉक का ध्यान रखना, यहाँ से आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा और आप इस कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेशन कर सकते हो वर्कशीट के अंदर। ठीक है, और फॉर्मूला ऑडिटिंग में आप अपनी तरफ से भी कुछ फॉर्मूला बना के इसके अंदर रख सकते हो, और बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, तो इन ब्लॉक से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपकी फॉर्मूला टेप कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट टेप आती है डाटा टेप। कौन सी टेप भाई, डाटा टेप। अब डाटा टेप है, यानी कि डाटा वर्कशीट में जो डाटा है उससे संबंधित अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, डाटा की आप क्या कर सकते हो, उस डाटा की आप सोर्टिंग कर सकते हो, मतलब डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, लाइक आप डाटा की छटनी कर सकते हो। तो मतलब डाटा से संबंधित आपको कुछ भी काम करना है, तो फिर हमें डाटा टेप का यूज़ करना पड़ेगा, डाटा पे कोई भी कार्य करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डाटा टेप,
इसमें सबसे पहली ब्लॉक आता है गेट एक्सटर्नल डाटा। सबसे पहला ब्लॉक आता है और उसमें हमें कमांड मिलती है गेट एक्सटर्नल डाटा। जब आप वर्कशीट में कहीं बाहर से कोई डाटा और डालना चाहते हो, यानी इंटरनेट से कोई डाटा उठाकर अपनी वर्कशीट में डालना चाहते हो, तो जब बाहरी डाटा को आप वर्कशीट में जोड़ना चाहते हो, उस समय हम गेट एक्सटर्नल डाटा वाली कमांड का यूज करते हैं। समझ में आई ये बात? चलिए दूसरा देखो, दूसरी कमांड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो, ये थोड़ा इमेज आपको क्लियर दिख नहीं रही होगी, फिर भी चलो जितना आता है। गेट ट्रांसफॉर्म। गेट ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि डाटा को आप अन्य लैंग्वेज से ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है कि डाटा को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार देखो कि इस वाले ब्लॉक में हमें क्या क्या कमांड मिलती है। तो सबसे पहली बात है गेट एक्सटर्नल डाटा। ये जो गेट एक्सटर्नल डाटा है इसके अंदर भी 4 कमांड है। इसका यूज आप 4 तरीके से कर सकते हो। कैसे? सबसे पहली चीज, ये जो गेट एक्सटर्नल डाटा वाली कमांड है, इसके द्वारा किसी बाहरी फाइल के डाटा को वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। वर्कशीट में बाहरी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि फ्रॉम एक्सेस, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डाटा को वर्कशीट में काम में ले सकते हैं। फ्रॉम वेब, यानी वेब इंटरनेट से किसी डाटा को वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट फाइल के डाटा को वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब भाई टेक्स्ट फाइल तो देखो हमारी वर्ड की भी हो सकती है, क्योंकि वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल होती है, वो टेक्स्ट फाइल होती है, और डाटाबेस फाइल वो भी टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम अदर सोर्स, किसी अन्य डाटाबेस फाइल से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। 4 तरीके से आप जो है किसी बाहरी डाटा को अपने वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए फिर देखो, नेक्स्ट इसके अंदर ब्लॉक आता है कनेक्शन ग्रुप। नेक्स्ट ब्लॉक क्या था भाई? कनेक्शन ब्लॉक। तो देखो कनेक्शन ब्लॉक कहाँ था? ये रहा भाई कनेक्शन ब्लॉक। इस डाटा टाइप के अंदर ये था कनेक्शन ब्लॉक। अब इस कनेक्शन ब्लॉक के अंदर हमें कौन कौन सी कमांड मिलती है और उनके यूजेस क्या है? देखो, वर्कशीट में जुड़े हुए कनेक्शन में बदलाव करने हेतु, जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें, पहली कमांड आती है प्रॉपर्टीज। कनेक्शन की प्रॉपर्टी संबंधी कार्य का है। कनेक्शन ग्रुप का मतलब है कि आपके वर्कशीट में डाटा को, मान लो आपने हाइपरलिंक का यूज करके इंटरनेट के किसी वेब पेज से कनेक्ट कर रखा है, तो उस कनेक्शन में आप बदलाव कर सकते हो कनेक्शन ग्रुप के माध्यम से। इसमें जो प्रॉपर्टीज वाली कमांड होती है उससे आपने जो भी जिससे भी कनेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं आप। ठीक है। फिर एडिट कमांड, इसमें एडिट कमांड, ये कमांड किसी दूसरी फाइल जो एक्सेस से लिंक है उसे अपडेट या रिमूव करता है। ठीक है। अब ये जो एडिट कमांड है, तो ये क्या करता है कि आपने अपने डाटा को अगर मान लो हाइपरलिंक लगा के किसी वेब पेज से कनेक्ट किया है, तो उस दूसरी फाइल को एक्सेस से लिंक है, मतलब ये जो दूसरी फाइल है जो दूसरे एक्सेस से लिंक है, उसे अपडेट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, तो उसमें काम आती है एडिट कमांड। ठीक है। चलिए फिर देखो, डाटा ब्लॉक के अंदर नेक्स्ट ब्लॉक आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। क्या आता है भाई? शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट का कार्य तो हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें सब में अच्छे से देखा है। शॉर्ट का मतलब क्या है भाई? शॉर्ट 2 तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो असेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं, एक दिस असेंडिंग ऑर्डर से। असेंडिंग ऑर्डर से करेंगे यानी कि आरोही क्रम से करेंगे तो A to Z हो जाएगा, और नंबर है तो 1 to 100 हो जाएंगे, और टेक्स्ट मतलब ये में होंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही दिस असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे भाई? Z to A करेंगे, बस उल्टा चलेंगे यानी अवरोही चलेंगे। तो आपको डाटा को अगर आरोही या अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और दिस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आप यूज करेंगे कमांड कमांड, जो कि हमें कहाँ मिलेगी? सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ब्लॉक के अंदर। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ते, आगे देखो नेक्स्ट कमांड आती है फिल्टर कमांड। अब यहाँ पे फिल्टर क्या करोगे भाई? डाटा की छटनी करना, वो कहलाता है फिल्टर। कोट में तो केवल आप डाटा को व्यवस्थित कर रहे हो आरोही अवरोही क्रम, लेकिन फिल्टर में क्या करोगे कि डाटा का फिल्टर करोगे, डाटा की छटनी करोगे शर्त के आधार पे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट में सभी बच्चों के रिजल्ट लिखे गए हैं। जैसे 9th क्लास के बच्चों की ये रिजल्ट है। अब 9th क्लास के बच्चों के नाम इधर है, अब इनमें से कौन सा पास हुआ उसके सामने पास, जो फेल हुआ उसके सामने फेल।
तो यहाँ पर क्रम से नहीं जमाए गए हैं कि भाई कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं, सबका बस रिजल्ट सामने लिख दिया है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि पास वालों की पास वाले बच्चों का रिजल्ट एक साइड आ जाए और फेल वाले बच्चों का रिजल्ट एक साइड आ जाए। तो यहाँ पे आप एक शर्त के आधार पे डाटा को छांटना चाहते हो। जैसे मैंने शर्त डाली कि मुझे सिर्फ फेल होने वाले बच्चे ही प्रदर्शित किए जाए, उन्हीं का रिजल्ट शो किया जाए। जैसे ही आप ये शर्त डालोगे, लिस्ट में जो भी बच्चे फेल हुए हैं का रिजल्ट आपको शो होगा, उनका रिजल्ट हाईलाइट होगा, जो पास हुए उनका हाईलाइट नहीं होगा। इस तरीके से आप डाटा की क्या कर सकते हो, छटनी कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। चले आगे देखो, ये जो सॉर्ट एंड फिल्टर है, इसकी सहायता से टेक्स्ट या न्यूमेरिक डाटा वैल्यू को आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और फिल्टर इसकी सहायता से सेल रेंज के डाटा को विशेष शर्त के अनुसार, मैंने बता ही दिया भाई विशेष शर्त कैसी, कोई भी शर्त डाल के विशेष शर्त के अनुसार आप डाटा को फिल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्लियर कमांड, के द्वारा फिल्टर को क्लियर किया जा सकता है। अगर आपने मान लो कि डाटा पे फिल्टर कमांड दी है और आपने डाटा को फिल्टर कर लिया है और दोबारा आप उसको हटाना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो क्लियर कमांड के द्वारा डाटा को क्लियर किया जा सकता है। मतलब फिल्टर किए हुए डाटा को वापस उसकी फिल्टरिंग को क्लियर किया जा सकता है, डाटा फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है। चलिए अब आगे चले और आगे देखो नेक्स्ट ब्लॉक आता है डाटा टूल ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है भाई, ये रहा डाटा टूल। डाटा टूल ब्लॉक के अंदर हमें पहली कमांड मिलती है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब है कि वर्कशीट में अगर टेक्स्ट डाटा है, उस टेक्स्ट डाटा को आप कॉलम के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो टेक्स्ट टू कॉलम वाली कमांड से आप टेक्स्ट डाटा को कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो डाटा टूल वाले ब्लॉक के अंदर हमें क्या क्या कमांड मिलेगी। देखो डाटा टूल ब्लॉक में सबसे पहले कमांड मिलती है टेक्स्ट टू कॉलम। क्या यूज है इसका, एक्सेल सेल कंटेंट को अलग अलग कॉलम में विभाजित कर सकते हैं। जैसे ये आपकी एक सेल है, अब इसके अंदर आपने कुछ भी लिख रखा है, अब आप चाहते हो कि इसी एक सेल का कंटेंट जो है वो दो अलग अलग कॉलम में ऐसे दिखाई दे, तो इसी सेल के अंदर ये कंटेंट आपको दो कॉलम में इस तरीके से दिखाई दे सकता है। इसके द्वारा टेक्स्ट टू कॉलम कमांड के द्वारा। जैसे कि हम एक काम और कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का एक फुल नेम हो तो उसका फर्स्ट नेम एक कॉलम में आ जाएगा और दूसरा नेम दूसरे कॉलम में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ, मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, कि मैंने यहाँ इस सेल में लिखा हारिका, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे ही सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम दूंगी, तो इस ऐसी स्थिति में क्या आएगा, ये फर्स्ट नेम है मेरा वो तो इस एक कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, और जो ये मेरा सेकंड नेम है ये नेक्स्ट कॉलम में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, कि मैंने क्या करा है, टेक्स्ट टू कॉलम कर दी। क्लियर है ये बात। तो यहाँ एक फुल नेम को, फर्स्ट नेम को पहले कॉलम में, फर्स्ट नेम को पहले कॉलम में और लास्ट नेम को लास्ट कॉलम में हम इंसर्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा भाई, टेक्स्ट टू कॉलम के द्वारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कमांड होती है इसमें डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट कमांड क्या होती है भाई, डाटा वैलिडेशन। किसी सेल में इनवैलिड डाटा की एंट्री को रोकने हेतु हम डाटा वैलिडेशन कमांड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा देखो कि क्या है भाई, डुप्लीकेट्स है ना, किसी शीट में रिकॉर्ड डुप्लीकेट, ये है रिकॉर्ड डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पर ये कमांड जो लिखी हुई है तो थोड़ा करेक्शन कर ले आप, रिकॉर्ड डुप्लीकेट लिखा हुआ है। रिकॉर्ड डुप्लीकेट किसी शीट में डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है। क्या करता है भाई, कि जो आपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड किया है उसको डिलीट करने का काम करता है रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये कमांड एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए डिलीट डुप्लीकेट होना चाहिए भाई, डिलीट डुप्लीकेट, उसको करेक्शन कर लीजिए। तो डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड किया गया है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट डुप्लीकेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, सबसे लास्ट वाला ब्लॉक आता है इस डाटा टेब का, आउटलाइन। क्या आता है भाई, आउटलाइन आता है। तो आउटलाइन में क्या होता है, इससे पहले भी, हाँ जी, आउटलाइन वाले ब्लॉक में, इस आउटलाइन ब्लॉक में हमें क्या क्या कमांड मिलेगी। तो देखो इस आउटलाइन ब्लॉक में सबसे पहले कमांड मिलती है सब टू टाइटल। सब टू टाइटल ये क्या है भाई, सब टू रिलेटेड डाटा की कई रोज को टोटल करता है, सब टोटल है, अच्छा सब टोटल है। इस आउटलाइन ब्लॉक में सबसे पहले कमांड आती है सब टोटल। तो रिलेटेड डाटा की कई रोज को टोटल करता है, जिससे सब टोटल और सिलेक्टेड सेल्स का टोटल आ जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस कमांड की सहायता से आप किसी भी सेल के डाटा का एक साथ क्या कर सकते हो भाई, टोटल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कमांड हो गई है आपकी कौन सी भाई, ये कौन सी टेब हो गई है आपकी, ये हो गई है आउटलाइन ब्लॉक। और आउटलाइन ब्लॉक में ये आपके यहाँ पर डाटा टेप कंप्लीट होती है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट आती है आपकी रिव्यू टेप। कौन सी टेप भाई? रिव्यू टेप। अब रिव्यू टेप की बात करें तो रिव्यू टेप जैसे कि हमने वर्ड में पढ़ी, पावर पॉइंट में पढ़ी कि रिव्यू टेप का मतलब है कि जब आप अपनी एक्सेल में एक वर्कशीट बना चुके हो और उस वर्कशीट की सहायता से आपने एक्सेल की फाइल बना ली है, तो वो फाइल जब आप प्रिंट निकलाओगे कैसी आएगी या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, तो उसका पहले से एक प्रीव्यू देखना चाहते हो। रिव्यू देखने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? रिव्यू टेप का यूज़। तो यहाँ पे जो रिव्यू टेब है, ये रिव्यू टेब अगर हम वर्ड में बात करें, पावर पॉइंट में बात करें, बिल्कुल एक जैसी है। कुछ है कि इसके अंदर चेंजेस होगा, बाकी सब कुछ समान है। अब देखो रिव्यू टेब के अंदर सबसे पहला ब्लॉक आता है प्रूफिंग ब्लॉक, जो कि मैंने आपको वर्ड और पावर पॉइंट में भी अच्छे से बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस रिव्यू टेब में सबसे ज़्यादा इसी ब्लॉक से आते हैं। पहले तो आप इसे इंपॉर्टेंट कर ले, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं। प्रूफिंग टेब, प्रूफ वाले ब्लॉक में हमें दो कमांड मिलती है। एक कमांड हमें मिलेगी स्पेलिंग, यानी वर्कशीट में कहीं पे भी टेक्स्ट डाटा में, वर्कशीट में कहीं पे भी टेक्स्ट डाटा में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है, तो उसकी चेक करने के लिए हम स्पेलिंग वाली कमांड का यूज़ करते हैं। अब ध्यान से यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि अगर आपसे पूछे चाहे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, तीनों के लिए एक जैसा क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्यूमेंट फाइल में कहीं पर भी शब्द या वर्तनी या व्याकरण अशुद्धि के हेतु हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड का यूज़ करेंगे। सेम चीज़ आपसे डाटा मतलब एक्सेल के लिए पूछा जा सकता है, सेम ही चीज़ आपसे पावर पॉइंट के लिए पूछा जा सकता है। अब जब इस कमांड का आप यूज़ करते हो, जैसे कि आपने वर्कशीट में डाटा को सबसे पहले क्या किया है? सेलेक्ट किया। जब आपने वर्कशीट में लिखे हुए डाटा को सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली कमांड दी। वैसे तो आप इसको रिव्यू टेब में प्रूफिंग वाले ब्लॉक से जाके इस कमांड को आप उस पर लागू कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी एक शॉर्टकट की होती है F7। क्या होती है भाई? F7। F7 कमांड देके भी हम जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं। अभी जो आपकी एक्सेल का वर्कशीट पेज था, इस सेल के अंदर आपने कोई भी डाटा लिखा हो टेक्स्ट डाटा, उसको आपने सबसे पहले क्या किया? सेलेक्ट किया और स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली कमांड दी। तो यहाँ पर इस डाटा के अंदर जहाँ जहाँ पर भी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, स्पेलिंग की मिस्टेक यानी वर्तनी अशुद्धि होगी, क्या होगी भाई? वर्तनी अशुद्धि होगी। तो जहाँ वर्तनी अशुद्धि होगी वहाँ उसकी जगह तो रेड लाइन आ जाएगी, मतलब उस शब्द के नीचे क्या आ जाएगी भाई? रेड लाइन आ जाएगी। जैसे मान लो कि यही स्पेलिंग मिस्टेक है, यही स्पेलिंग मिस्टेक है, तो शब्द के नीचे क्या प्रदर्शित होगी? रेड लाइन। और वो रेड लाइन जिस शब्द के नीचे है, तो इसका मतलब उस स्पेलिंग में मिस्टेक है। ठीक है। इसके अलावा ग्रामर मिस्टेक की पहचान कैसे होगी? तो ग्रामर मिस्टेक की पहचान होगी कि जहां पर भी व्याकरण की अशुद्धि आएगी, जहां पर भी ग्रामेटिकल एरर होगा, उस शब्द के नीचे ग्रीन लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी भाई? ग्रीन लाइन आ जाएगी। यानी रेड लाइन तो बताती है स्पेलिंग मिस्टेक को और ग्रीन लाइन बताती है व्याकरण की मिस्टेक यानी ग्रामर की मिस्टेक को। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। और इसकी शॉर्टकट की क्या है भाई? F7 है, F7 है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फिर देखो, इस प्रूफिंग वाले ब्लॉक में नेक्स्ट कमांड आती है थीसरस कमांड। ठीक है, अभी हाल ही में जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ है उसमें भी इसका क्वेश्चन आया है थीसरस कमांड का कि जो आपके एक्सेल है इसके टेक्स्ट डाटा में किसी शब्द से संबंधित उसके पर्यायवाची शब्द ढूंढने हेतु या उसी से संबंधित उसके समान अर्थी शब्द ढूंढने हेतु निम्न में से किस कमांड का यूज किया जाता है? तो वो है थीसरस कमांड। ये थीसरस कमांड किसके लिए बनी है भाई? ये थीसरस कमांड बनी है एक शब्द के एक शब्द के समान अर्थी शब्द ढूंढने या पर्यायवाची शब्द ढूंढने। तो एक शब्द के समान अर्थी या पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द खोजने हेतु हम थीसरस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कमांड आपको समझ में आ गई होगी भाई। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक चेक करने हेतु हम स्पेलिंग एंड ग्रामर वाली कमांड देंगे। जैसे ही हमें कुछ स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक दिखी तो हम उसको तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रिव्यू का मतलब क्या है कि जब आप उस फाइल की प्रिंट निकाल रहे हो उससे पहले ही आप चेक कर रहे हो और चेक करने पे आपको पता चल गया है कि अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उसको पहले ही क्या कर रहे हैं भाई? करेक्शन कर ले।
किसी भी मतलब जो भी प्रिंट निकालने उसका पहले करेक्शन करने के लिए हम रिव्यू टेप का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे समझिए आप। चलिए आगे, चलिए अब आगे देखो नेक्स्ट आता है इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेट, यानी कि आपका टेक्स्ट डाटा जिस लैंग्वेज में है आप उसको अदर लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ट्रांसलेट लैंग्वेज वाले कमांड के माध्यम से हम हमारे डाटा को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ब्लॉक आता है कमेंट्स ब्लॉक। अब कमेंट्स ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है भाई कमेंट से संबंधित काम के लिए ही होगा। आपने एक्सेल की वर्कशीट में जहां पर भी डाटा के लिए कोई कमेंट लिख रखे हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी कमांड यूज कर सकते हो। अगर आपको वर्कशीट डाटा में कोई नया कमेंट ऐड करना है तो आप न्यू कमेंट के माध्यम से एक नया कमेंट आप अपने वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। अगर पहले से कोई कमेंट किया हुआ है उस कमेंट को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कमांड के माध्यम से डिलीट भी कर सकते हो। कुछ कमेंट्स कर रखे हैं यानी वर्कशीट मान लो कि जो आपकी एक्सेल की फाइल है 5 वर्कशीट की एक फाइल है, पांचों वर्कशीट पर एक एक कमेंट आपने कर रखे होंगे, तो पहले प्रीवियस कमांड को देखने के लिए प्रीवियस कमांड का यूज कर सकते हो, नेक्स्ट कमेंट को देखने के लिए नेक्स्ट कमांड का यूज कर सकते हो, कमेंट को शो या हाइड करना हो तो शो या हाइड कमेंट का यूज कर सकते हो, या सारे कमेंट आपको शो करने हैं तो शो ऑल कमेंट के माध्यम से सारे कमेंट को शो कर सकते हो। तो कमेंट्स से संबंधित अगर आपको कुछ भी परिवर्तन करना है तो आपको रिव्यू टेब के कमेंट ब्लॉक का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है यहाँ पर चेंजेस। अब ये जो चेंजेस वाला ब्लॉक है, चेंजेस वाले ब्लॉक में हमें क्या क्या कमांड मिलेगी। चेंजेस वाले ब्लॉक में देखो कि प्रोटेक्ट शीट कमांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन होने की संभावना है कि एग्जाम में आपको मिल जाए ऐसे क्वेश्चन कि अगर आपको एक शीट को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करना हो, मतलब पहले तो आपको वर्कशीट को ही प्रोटेक्ट करना हो तो प्रोटेक्ट शीट के माध्यम से, यानी हम एक वर्कशीट को पासवर्ड के माध्यम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी कमांड है यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब आप पूरी फाइल को ही, भाई आपकी जो एक्सेल की फाइल होती है, एक्सेल में बनी फाइल कहलाती है वर्कबुक, पूरी फाइल को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट वर्कबुक के माध्यम से फाइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। शेयर वर्कबुक, शेयर वर्कबुक के माध्यम से आप एक्सेल में बनी एक फाइल को दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, चाहे आप ईमेल के माध्यम से करो, इंटरनेट के माध्यम से करो, किसी भी माध्यम से आप जो है अपनी वर्कबुक शेयर कर सकते हैं शेयर वर्कबुक वाली कमांड के माध्यम से। नेक्स्ट देखो प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, यानी आप प्रोटेक्ट करके भी अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में। चलिए अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस, आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपने कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया है कि मेरी वर्कबुक को ये यूज़र भी यूज़ कर सकता है, तो वो कर सकते हैं आप अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस कमांड के माध्यम से। ठीक है, तो ये ब्लॉक थे इसके अंदर, किसके अंदर भाई, रिव्यू टैब के अंदर। तो यहाँ पर देखो रिव्यू टैब में सबसे पहले प्रूफिंग ब्लॉक, जिसमें स्पेलिंग वर्कशीट में लिखे गए टेक्स्ट की स्पेलिंग एंड ग्रामर संबंधी त्रुटि चेक करने हेतु हम इसका यूज करते हैं। रिसर्च कमांड के माध्यम से क्या करोगे, इसके द्वारा किसी भी शब्द या टॉपिक के बारे में शब्दकोश से एवं एनसाइक्लोपीडिया से, किससे भाई, एनसाइक्लोपीडिया से अधिक जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं रिसर्च कमांड के माध्यम से। थीसरस कमांड सेलेक्ट वर्ड के समान अर्थ रखने वाले या पर्यायवाची शब्दों को सुझाता है, थीसरस कमांड। लैंग्वेज वाले ब्लॉक में क्या मिली थी हमें, ट्रांसलेट कमांड मिली थी, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलग अलग भाषा में अनुवाद करता है। कमेंट वाले ब्लॉक में हमने सारे कमेंट से संबंधित कमांड देती थी, सिलेक्ट सेल में हुई एंट्री के बारे में न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, शो एंड हाइड कमेंट, ये कमांड यूज कर सकते हैं। चेंज वाले ब्लॉक में आप प्रोटेक्ट शीट वाली कमांड यूज कर सकते हो, वर्क शीट को प्रोटेक्ट करने हेतु, प्रोटेक्ट वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने हेतु, शेयर वर्कबुक, कई लोगों तक वर्कबुक को शेयर करने हेतु। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रिव्यू टेब भी कंप्लीट हो गई और अब नेक्स्ट हमारी टेब आती है व्यू टेब, और इस व्यू टेब के साथ ही हमारा एक्सेल वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए व्यू टेब में क्या है भाई, व्यू टेब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो ये वर्कशीट है, आपकी जो ये वर्कबुक है, इस फाइल को जब आप प्रिंट निकलाओगे तो किस व्यू में ये प्रिंट होके आपके सामने आए, कि भाई एज एक बुक की रीडिंग जैसे में आए, या फिर आप इसे सिर्फ चाहते हो कि इसकी हेडिंग जो है वो प्रिंट होके आए, तो उस तरीके से कि भाई किस व्यू में, तो ना एक व्यू देखने के लिए हम जो है व्यू टेब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहला व्यू टेब के अंदर जो सबसे पहला ब्लॉक आता है वो है वर्क बुक।
कौन सा व्यू है भाई? वर्कबुक व्यू है। हमने पढ़ा है वर्ड के अंदर 5 प्रकार के व्यू होते हैं, पावर पॉइंट में 4 प्रकार के व्यू होते हैं, और अगर एक्सेल में बात करें तो एक्सेल में भी लगभग जो है 5 प्रकार के व्यू होते हैं। 5 प्रकार के व्यू कौन कौन से हैं? एक वर्कशीट बुक को विभिन्न प्रकार के व्यूज में देखने हेतु सबसे पहला व्यू आता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में तो जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसा ही जब आप उसकी प्रिंट निकालोगे वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। यानी इसके अंदर ये सेल आएगी, ग्रिड लाइंस आएगी, ठीक है, हेडिंग्स आएगी, कॉलम की हेडिंग आएगी, रो की नंबर्स आएंगे। इसी व्यू में आपकी जो है ये वर्कशीट प्रिंट होके आएगी, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। फिर दूसरा देखो इसमें आता है पेज लेआउट व्यू। तो एक पेज के फॉर्मेट में अगर आप अपनी वर्कशीट को देखना चाहते हैं तो पेज लेआउट व्यू का ऑप्शन क्लिक कीजिए। पेज लेआउट में क्या होगा? ना कॉलम की हेडिंग आएगी ना रो की हेडिंग आएगी, ठीक है। पेज ब्रेक, अब पेज ब्रेक व्यू में क्या होगा कि आपने इस वर्कशीट में एक एरिया सेलेक्ट कर लिया है, यानी एक सेलेक्टेड एरिया पे आपने पेज ब्रेक दे दिया है। तो मतलब इतने इस कॉलम पे अगर आपने ब्रेक दिया है और इस वाली रो पे आपने ब्रेक दिया है, तो यानी कि इस कॉलम से आगे अब आपका कोई भी डाटा जो है वो व्यू में नहीं दिखाई देगा। इस रो से आगे अगर कोई डाटा लिख रखा है किसी रो में तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, या यूँ समझ लो कि बस इतना ही एरिया है जिसमें आपका डाटा लिखा जाएगा और इतना ही डाटा आपका प्रिंट होगा। तो वो होता है पेज ब्रेक व्यू। नेक्स्ट देखो कस्टम व्यू। कस्टम व्यू यानी कि आप अपने हिसाब से इसको व्यू करके देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको वेब पेज के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको आउटलाइन व्यू के रूप में देख सकते हैं। तो कस्टम व्यू आप यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार उसको देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फुल स्क्रीन व्यू। जब आप इसको पूरे स्क्रीन पे करके फिर देखते हैं तो वो होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर भी कितने प्रकार के व्यू हो गए भाई? 5 प्रकार के व्यू। तो याद रखना वर्ड में भी 5 प्रकार के व्यू थे। वर्ड में 5 प्रकार के व्यू नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू था। अगर पावर पॉइंट में बात करूँ तो पावर पॉइंट में 4 प्रकार के व्यू थे, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और आपका फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, ठीक है, ये 4 प्रकार के थे। एक्सेल में 5 प्रकार के, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और ये आपके पेज ब्रेक व्यू और आपके ये कॉलम व्यू और ये आपके फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तो ये 5 व्यू होते हैं एक्सेल के अंदर। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए अब आगे बात करें। नेक्स्ट ब्लॉक आता है इसमें जूम ब्लॉक। तो जूम से क्या करोगे? आप वर्कशीट के पेज को रिसाइज करोगे। एक वर्कशीट के पेज को रिसाइज करने हेतु हम जूम ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जूम का मतलब ही है वर्कशीट के पेज को रिसाइज करना। अब यहाँ पर देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%। कितना होता है भाई? बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम हो सकता है 10% और मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 400%, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट कितना दिखा रहा है यहाँ पे? 100%। तो जूम वाले ब्लॉक से हम जूम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ब्लॉक आता है विंडो ब्लॉक, यानी विंडो से संबंधित अगर आपको कोई भी कार्य करने हैं तो यहाँ पर विंडो ब्लॉक का यूज़ किया जाएगा। अब विंडो से संबंधित कार्य क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि एक विंडो ऑलरेडी ओपन है और उसी के साथ पे आपने एक्सेल की दूसरी विंडो ओपन कर ली, तो एक नई विंडो ओपन करने के लिए हम न्यू विंडो वाली कमांड का यूज़ करेंगे। दूसरा, अब जब आपने एक से अधिक विंडो ओपन कर ली है तो उसको अरेंज करेंगे, आप व्यवस्थित करेंगे कि भाई एक के ऊपर एक विंडो रखनी है या एक इस तरफ दाएं बाएं विंडो रखनी है, किस तरीके से। तो विंडो को अरेंज करने वाले ऑप्शन से आप सारी विंडो को, खुली हुई सभी विंडो को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्प्लिट विंडो के कमांड के माध्यम से क्या कर सकते हो? आप विंडो को स्प्लिट कर सकते हो, यानी एक विंडो को बीच से आप जहाँ पे आपका कर्सर होगा उस विंडो में, वहीं से आपकी विंडो 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो स्प्लिट विंडो के कमांड से आप विंडो को 2 भागों में बांट सकते हो। स्विच विंडो कमांड के माध्यम से आप एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच कर सकते हो, स्विच विंडो कमांड के माध्यम से। तो ये विंडो के ऑप्शंस थे, ठीक है, ये विंडो के ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक देखो, इसमें आता है मैक्रोस ब्लॉक। समय की बचत के लिए है भाई, अभी जूनियर अकाउंटेंट में इसका एक क्वेश्चन बना, समय की बचत के लिए निम्न में से कौन सा जो है कौन सी कमांड जो है वो होती है? तो वो होती है मैक्रोस कमांड। तो समय की बचत कैसे है? इस मैक्रोस कमांड में इस मैक्रो बोक में हम उन कमांड को रखते हैं जो कि हम एक्सेल की वर्कशीट बनाते समय बार बार यूज़ कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर रख सकते हैं स्टोर करके। ऐसी कोई कमांड जिसकी शॉर्टकट की एक्सेल में नहीं है या पावर पॉइंट वर्ड में नहीं है,
की शॉर्टकट की हम अपने मन से बनाकर उसको भी यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसा बॉक्स है जहाँ हम आवश्यक चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, या बार बार काम में ली जाने वाले कमांड्स या फंक्शंस या फॉर्मूला को यूज़ मतलब स्टोर करके यहाँ रख सकते हैं। वो है मैक्रोज। क्या है भाई? मैक्रो। ठीक है, तो ये आपकी व्यू टेप भी कंप्लीट। देखो यहाँ पे व्यू टेप के लिए सबसे पहले हमने व्यूज देख ली, 5 व्यू होते हैं, याद रखिएगा। वर्ड में 5 व्यू, पावर पॉइंट में 4 व्यू और एक्सेल में 5 व्यू। ठीक, नाम याद रखिएगा। दूसरा देखो शो ब्लॉक। शो ब्लॉक, इस ब्लॉक की सहायता से वर्कशीट को, इस ब्लॉक की सहायता से टाइटल लिखो यहाँ पे। इस ब्लॉक की सहायता से टाइटल को शो या हाइड तथा ग्रिड लाइन को शो या हाइड किया जा सकता है। अब देखो ये वर्कशीट में टाइटल क्या होते हैं? टाइटल होते हैं भाई कॉलम के नाम। अगर आप चाहते हो कि जब वर्कशीट प्रिंट होके आए तो उस समय उसमें प्रिंट में कॉलम का नाम भी आए, रो की संख्या भी आए, तो आप उसको क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। और अगर आप हाइड कर दोगे तो प्रिंट होने पर ये टाइटल नहीं आएंगे, ना कॉलम के नाम आएंगे ना रो की संख्या आएगी। ऐसे ही अगर आप ग्रिड लाइन को शो एंड हाइड करते हो तो प्रिंट होने पर ग्रिड लाइन भी शो होगी, मतलब प्रिंट होने पर ग्रिड लाइन भी प्रिंट होके आएगी, और हाइड करते हो तो फिर ग्रिड लाइन प्रिंट होके नहीं आएगी। तो शो वाले ब्लॉक से हम ये दोनों कमांड यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हो? सहायता से टाइटल। नेक्स्ट देखो, तो ब्लॉक, वर्कशीट का जूम लेवल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। गाना वर्कशीट का साइज है उसको अटैच कर सकते हो आप जूम कमांड के माध्यम से। मिनिमम जूम साइज 10% होता है और मैक्सिमम जूम साइज 400% होता है। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जूम साइज 100% होता है। यहाँ एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम तीनों का देखते हैं, वर्ड का, पावर पॉइंट का, एक्सेल का। वर्ड में मिनिमम जूम साइज 10%, पावर पॉइंट में मिनिमम जूम साइज 10%, एक्सेल में जूम साइज मिनिमम 10%। मिनिमम तो तीन क्या है भाई? 10%। लेकिन मैक्सिमम चेंज है, मैक्सिमम वर्ड में 500% ना, 500%, लेकिन पावर पॉइंट में 400%, एक्सेल में साइज की बाय डिफॉल्ट जूम साइज की बात करें तो बाय डिफॉल्ट जूम साइज की बात करें, वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट जूम साइज 100%, पावर पॉइंट में 9% और एक्सेल में, ये ध्यान रखना है आपको, जूम के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बढ़े, आगे देखो विंडो ब्लॉक। विंडो ब्लॉक में हमें क्या क्या कमांड मिली थी भाई? जो विंडो से संबंधित है वो निम्न कमांड होती है, विंडो से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। तो पहला है न्यू विंडो, एक नई विंडो ओपन करने हेतु। तो मैंने कहा कि जब पहले से ही आपकी विंडो ओपन है और आप एक नई विंडो और ओपन करना चाहते हो तो विंडो कमांड के माध्यम से पास में एक नई विंडो और ओपन की। अब जब आपने दो विंडो ओपन कर ली है तो अरेंज ऑल, सभी खुली हुई विंडो को स्क्रीन पर साइड टाइटल के रूप में करता है तो अरेंज करना, यानी आप विंडो को एक के ऊपर एक विंडो को अरेंज कर सकते हैं या विंडो को ऐसे साइड बाय साइड अरेंज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज ऑल कमांड के माध्यम से अरेंज किया जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करें स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो की वर्कशीट को अलग अलग दो भागों में बांटता है, छांटता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है बांटता। कैसे कि वर्कशीट, अगर बात करें वर्कशीट पर जहां पर आपका कर्सर होगा, जैसे एग्जांपल ये आपकी वर्कशीट है और आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर जहाँ ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसी समय आपने अगर स्प्लिट विंडो की अगर आपने कमांड दे दी तो जहाँ जहाँ कर्सर है वही ये विंडो क्या हो जाएगी भाई? दो भागों में ऐसे बट जाएगी। स्प्लिट विंडो काम ऐसे करते हैं। यहाँ पर एक और रह गई है, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्विच विंडो। स्विच विंडो यानी जो एक से तीन चार विंडो आपने खोल रखी है, ये लिख देती हूँ मैं, कमांड होती है स्विच। जब एक से अधिक विंडो ओपन कर रखी है, फॉर एग्जांपल चार विंडो से इस विंडो पे स्विच करने हेतु या इस विंडो से इस विंडो पे आने हेतु या इस विंडो पे आने हेतु हम स्विच विंडो कमांड का यूज, एक विंडो से दूसरे पे जाने हेतु स्विच विंडो कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है मैक्रोज ब्लॉक। ऐसे कार्य जिनकी आवश्यकता वर्कशीट में बार बार पड़ती है, जैसे शॉर्टकट की हो सकती है, लाइक जैसे कोई कमांड हो सकती है, तो जो कार्य आप वर्कशीट में बार बार यूज कर रहे हो उनको आप इस बॉक्स में रिकॉर्ड करके रख सकते हो।
शॉर्टकट कीज़ को शॉर्टकट की के रूप में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, कहाँ पर, मैक्रो ब्लॉक। इससे क्या होगी, हमारे समय की बचत होगी ना। बस तो ये क्वेश्चन इसके अभी जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में भी आया कि मैक्रो ब्लॉक एक तरीके से समय की बचत करता है, ठीक। तो यहाँ पर फाइनली ये एक्सेल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी मैं बात करूँ तो हम लोगों ने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एमएस ऑफिस कंप्लीट कर लिया है। एमएस ऑफिस में हमने वर्ड कंप्लीट किया है, पावर पॉइंट कंप्लीट किया है, एक्सेल कंप्लीट किया है। और एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि फॉर्मूलाज फंक्शन, वो मैंने सारे आपको अच्छे से डिटेल से बताया है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे एक नया ही चैप्टर, नेटवर्क से संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ हम नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के प्रकार पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट, ईमेल वगैरह सब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।